देश के भाजपा के राज्यसभा सांसद श्री हर्ष महाजन जी जो इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे और आपके साथ प्रदेश की उपाध्यक्षा मैडम रशिमदर सूद जी और जिला के अध्यक्ष रतन सिंह पाल जी और पूर्व प्रत्याशी हमारे राजेश कश्यप जी और राष्ट्र परिषद के मेंबर पुरुषोत्तम गुलेरिया जी और मंडल के अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता जी और चंद्रकांत शर्मा जी और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य तरसेम भारती जी और पूर्व में प्रत्याशी रही मैडम शीला जी और यहाँ हमारे सभी भाजपा के कार्यकर्ता बंधु। तो मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय सांसद जी से कि आप इस वार्ता को संभाल। धन्यवाद। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हमारी प्रेस की जो ब्रीफिंग है वो 11 साल मोदी जी के शासन में पूरे होने वाली है, उसके लिए हमारी ये प्रेस की कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। मैं आपको बता दूं कि वैसे तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी सारी उपलब्धियां और इतनी सारी स्कीमें मोदी जी ने देश के उठान के लिए की हैं वो संभव नहीं है, और तब भी मैं कोशिश करूंगा कि थोड़े थोड़े मेन मुद्दे जो हैं वो आपके ध्यान में लाऊं। आपको मालूम ही है कि जब से मोदी जी की सरकार बनी है हमारे 11 साल पूरे होने वाले हैं, और इस दौर में एक रिस्पॉन्सिबल और एक सरकार देश में आई है, और इस सरकार ने ऐसी कानूनों का या ऐसी मुश्किलों का सामना किया है जो शायद इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। मैं बताऊं तो जो सबसे बड़ा फैसला मैं समझता हूँ कि इस कंट्री के लिए 370 जो अबॉलिश किया वो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि ये हो सकता है, और 370 अबॉलिश करने के बाद J&K की, जम्मू कश्मीर की अद्भुत तरक्की हुई है, और वहाँ में चैन भी आया है, कोई शांतिपूर्व का है, और टूरिज्म कोई कितने 100% से ऊपर बढ़ गया है। और मैं खुद इस बार श्रीनगर गया था, सारे होटल श्रीनगर में, होटलों का शहर है, होटल सारे फुल थे और टूरिज्म पीक पे था, और सोने पे सुहागा जो हुआ ये रेल मोदी जी ने ये चलाई, जो वंदे भारत कटरा से वहां तक। अब दिल्ली से शाम को बैठो और सवेरे श्रीनगर उतार, तो एक ट्रेन आती है दिल्ली से पठानकोट और पठानकोट से जाती है जम्मू और श्रीनगर, अलग अलग, मतलब वो सारी वंदे भारत है। तो ऐसा वक्त आ गया कि श्रीनगर जो जम्मू से ही लग जाते थे पूरा दिन 15 घंटे लगते, तो अब वो आदमी आप दिल्ली से वहां तक पहुंच जाते। तो एक बहुत बड़ा एक उछाल जो आया है J&K की इकोनॉमी में आया, और टूरिज्म ने तो सारे, उनका है ही टूरिज्म निर्धारित है सारा प्रदेश। और मैं खुद गया था तो मैंने ये देखा सारे होटल फुल, सारी बोटें फुल, सारा पहलगाम फुल, सारा ये फुल। जब जितने भी स्पॉट हैं इनके, सोनामर्ग है, चाहे गुलमर्ग है, चाहे सारे फुल हो गए। और थोड़ी सी हमारे को अगर कोई एक धक्का लगा है तो वो जो टेररिज्म ने बीच में लोगों ने आके पाकिस्तान बैक टेररिज्म जो था उससे लगा। फिर अब आप इमेजिन करो अगले 15 दिन के लिए सारी ट्रेनें फुल है, आज इतना टूरिस्ट जा रहा है तो। और आपने देखा कि टेररिज्म के खिलाफ जो कार्रवाई की ऑपरेशन सिंदूर में,
वो भी आप देखिए इतना वेल कोऑर्डिनेटेड, कैलकुलेटिव और इतनी कैपेबिलिटी थी हमारे उसमें स्ट्राइक्स में कि सारी स्ट्राइकें वहीं हुई हैं जहां प्रिसाइज हमारे सैनिकों ने, एयरफोर्स ने वहां जहां जहां उनको टारगेट दिया था वहीं मारा उन्होंने। और एक पाकिस्तान को इतना पीछे ले गए हो कि उनको पता लग गया कि चाइना को भी, पाकिस्तान को भी, नेबर्स को भी कि इंडिया में कैपेबिलिटी का अब कोई इसका दो राय नहीं है। और अब आप देखो, आपने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा होगा कि जेट भी जो है ना, जो आर्मी के होते हैं, वो भी अब हिंदुस्तान में बनना शुरू हो गया। इस वक्त हिंदुस्तान इंपोर्ट नहीं कर रहा है, वो तो सिर्फ थोड़ी आइटम है जो इंपोर्ट हो रही है, ज्यादातर एक्सपोर्ट आइटम डिफेंस की होती है, हजारों करोड़ों में ये डिफेंस का, और अगले 4 सालों में डबल हो जाएगा। तो इतना बड़ा एक इन्होंने राहत दी है कि मैं समझता हूँ पॉलिटिशियन सुदूर के जो हमारे एमपी गए हुए थे पूरे बाहर के देशों में, उन्होंने एक बहुत खूबी से अपना पक्ष रखा। और एमपीज भी सारे विपक्ष के, हर पार्टी के जितने भी थे, पहले भी ऐसा हुआ है, अब इस बारी और जोर से हुआ है। इतनी डेलीगेशनें भेजी हैं, उनके सबने मधुर संबंधों के साथ मिलके हमारे देश की पूरी बात जो थी वो रखी, और पाकिस्तान के ऊपर जितना बोल सकते थे उन्होंने बोला। ये एक बड़ी बड़ी चीजें ऐसी हैं जो मेरे ख्याल इतिहास में लिखी जाएगी, स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। और कांग्रेस का जब राज था 2014 के बाद, ऑल पार्टी राज था यूपीए का, तो उस टाइम स्कैंडलों से हम देखते थे कि भ्रष्टाचार चरम सीमा में, और मैं तो खुद कांग्रेस में रहा हूं, तो मेरे को पता है कि जितना, और मैं वर्किंग प्रेसिडेंट था यहाँ, जितना भ्रष्टाचार निचली लेवल पे, ऊपरली लेवल पे, कोई नीचे से पैसा मांग रहा है, कोई ऊपर से पैसा मांग रहा है, और 5 स्टार कल्चर, यही था। बाकी तो कोई हिसाब नहीं था। अब आप देख लो 2014 के बाद मोदी जी की सरकार आई है, कोई एक भी स्कैंडल ऐसा, कोई मिनिस्टर का इन्वॉल्व हो या किसी और का इन्वॉल्व हो, ऐसा कोई स्कैंडल है? कोई नहीं। अगर मोदी जी को पता लग जाए कि मेरे मंत्री ने कुछ गड़बड़ की है या मेरे चीफ मिनिस्टर ने कोई गड़बड़ की है, तो मेरे ख्याल 2 मिनट में, 1 दिन में ही सारा फैसला हो जाएगा, आज ये गया या है। जो की सोच है, नए आदमियों को आगे लाए, नए भारतीय जनता पार्टी में नए आदमी भी आए। आप देख लो चीफ मिनिस्टरों की जब सिलेक्शन हुई, चाहे राजस्थान, मध्य प्रदेश, कहीं की भी सिलेक्शन हुई, जिनको पता भी नहीं था कि हम भी इस रेस में हैं, वही चीफ मिनिस्टर बन गया। यंग लोग बने, इंटेलिजेंट लोग बने, और जो आम कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी में, उनको चांस मिला। तो एक बहुत बड़ा एक बदलाव आया राजनीति में। एक देश की जो आगे की हमारी सरकार है या पीछे की सरकार थी, उसमें स्थिरता आई, देश को एकता आई, अखंडता आई, और सुरक्षित देश हुआ। सबसे बड़ी बात यह है, आज फॉरेन पॉलिसी की देख लो आप, या अब भारत की बात सुनी जाती है, भारत की बात रखी जाती है, भारत की बात का एक जब चर्चा होती है तो भारत एक हिस्सा होता है हर चीज का। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं मोदी जी ने जो इसमें लाई। अभी सबसे बड़ा देखो, मैं उदाहरण दूंगा आपको, अगर तरक्की की बात करें, जो तो अभी जब रेल की लाइन बिछी है जम्मू को या कश्मीर को, चिनाब ब्रिज बना है, तो वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज, और जितना पैसा इसमें लगा भरपूर पैसा दिया, आईफल टावर से भी ज्यादा, और आईफल टावर से 2 गुना ज्यादा स्टील लगा है। तो इस शिखर पे पहुंच गए हम कि हम डिजाइन भी हिंदुस्तानी ने किया, बनाया भी हिंदुस्तानियों ने,
और हमने इसमें कोई भी फॉरेन की कंसल्टेंसी वर्क नहीं आई, तो इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? ट्रिपल तलाक मोदी जी ने खत्म किया, कभी कोई सोच ही नहीं सकता था। और क्यों किया? क्योंकि मुस्लिम वुमन के एक किसी भी बाहर की कंट्री में भी नहीं है ट्रिपल तलाक। चाहे आप पाकिस्तान देखो, अफगानिस्तान देखो या सऊदी अरेबिया देखो, ट्रिपल तलाक सिर्फ हिंदुस्तान में था। और मुस्लिम वुमन के लिए सबसे बड़ा काम हुआ है कि जो भी एक, मैं समझता हूँ कि इज्जत बनी है मुस्लिम समाज में। नहीं तो वैसे 3 दफा का और तलाक हो गया। तो आप में भी कुछ ऐसे होंगे लोग जो चाहते होंगे कि हमारा भी ऐसे हो जाए। तो ऐसी बात नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात हुई है। और जो वक्फ बिल जो लाया गया, मैं तो खुद भी एक मेंबर था वक्फ का, कभी कभी होता था एज एडवाइजर। तो अब मैं हिमाचल की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, या तो उनका सौदा हो गया, अंडर हैंड डीड होगी, उस पे रेंट पे हो गया कोई है, मतलब लोगों ने वक्फ की प्रॉपर्टी जो है ना खाने पे जोर दिया हुआ था। जब वक्फ के लिए बिल आए हैं, बिल पास हो गया, और अभी मैं समझता हूँ कि इसकी जो अभी चर्चा चल रही है उस पर और चर्चा चल रही है। चर्चा जितनी भी करें पर अच्छे के लिए होगा। तो इसकी ऑपोजिशन भी बहुत हुई। तो उन लोगों ने ऑपोजिशन की जो वक्फ को समझते ही नहीं थे, या उसके दलाल बने हुए थे, या वक्फ की प्रॉपर्टियों के मालिक बने हुए थे। हिमाचल में ही वक्फ की कितनी प्रॉपर्टी है, पर ये सारा इसका खुलासा, उसका मिसयूज बंद होगा, उसका जो लेन देन बंद होगा। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोदी जी की बड़ी बड़ी उपलब्धियां हर फील्ड में है। डिफेंस के फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में, गरीबी जो है, एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है हमारे देश में, जो 27% थी अब 5% रह गई है। एक तो पॉवर्टी है, एक एक्सट्रीम पॉवर्टी है। तो एक्सट्रीम पॉवर्टी 27% थी, 27% से अब 5% रह गई, और 25 करोड़ लोग हम जो गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए। तो अब तो ये फिगर बढ़ रही है, पिछली फिगर है, और ये हमारा, आप ये देखो कि हमारी इकोनॉमी जो 10वें नंबर पे थी आज 4थे नंबर पे आ गई। तो बड़ी बातें होती हैं ये। पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रहा है, वो भी 100% से ज्यादा बढ़ गया, चाहे इन कंपेरिड टू दी इकोनॉमी उतना अभी कम है। पर इसमें भी आप देखेंगे कि भाई उठान आया, इकोनॉमी को 4थे नंबर पे ले आने में अगले साल तो 5 ट्रिलियन हो जाना। तो 5 ट्रिलियन जब होगा तो हम तो 3रे नंबर पे आ जाएंगे। जितनी आप इकोनॉमी का मतलब है, जितने आपके बाहर के फर्में आ रही है, इंडिया की फर्में आई हैं, स्टार्टअप आए हैं, हमारे नए नए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंसर्न्स आई हैं, जो हमारी महारत्ना कंपनीज बनी है, जो मिनी रत्ना कंपनीज बनी है, उसमें जॉब्स हमारे बच्चों के लिए मिलती है। कह रही हिमाचल में तो आदत है ना कि ये सिर्फ जॉब जो है वो सरकारी होगी, पर इन जो हमारे बच्चे बाहर गए हैं, मैंने खुद देखा है, मैंने खुद को नौकरी दिलाई है उनको कई जगह पे, शिपिंग फर्म्स में, ये मल्टीनेशनल फर्म्स में। तो अब उनके लिए रास्ते खुल गए हैं। जो आदमी इंटेलिजेंट थोड़ा होगा, दो बच्चा जो थोड़ा चुस्त होगा, थोड़ा स्ट्रीट स्मार्ट होगा, उसको नौकरी मिलेगी। और जो भी बच्चा हमारा हिमाचल से बाहर गया है, वो बड़ी अच्छी जगह पे है, अच्छे कंपनी के। हमारे को तो लोग बोलते हैं हिमाचल का बच्चा भेजो हमारे लिए, इसलिए कि उनमें सिंसियरिटी होती है, लॉयल्टी होती है, और वो काम करने वाले होते हैं। नहीं तो इस तरह का इसमें इकोनॉमी का
जो ऊपर गया है इसी तरह गया है कि इसमें ऑल अराउंड जो डेवलपमेंट है, देश में पैसा आ रहा है, देश में पैदा ऊपर जा रहा है और बच्चों के लिए बहुत बड़ा भविष्य बन गया हुआ है। आज नेशनल हाईवेज का आप देखो, नेशनल हाईवेज का जाल पूरे इंडिया में ऐसे बचा है कि 54,917 किलोमीटर ऐड हुए हैं 11 सालों, और इसमें आप हिमाचल की अगर बात ले लो, हिमाचल में 7,500 खर्च हो गया है जो बन गए हैं, और इस टाइम हिमाचल में 2600 करोड़ के 26,000 करोड़ के प्रोजेक्ट चले हुए हैं। ये एक अपने में एक मेरे ख्याल हिमाचल का जो पूरा बजट अगर ले लोगे आप, तो इसको और उसको मिला के वही खत्म हो जाए। जो आप थोड़ी बहुत हिमाचल में देख रहे हैं सड़कों का काम, या इधर चला है उधर चला है, या मॉर्थ के थ्रू पीडब्ल्यूडी को दिया है, वो यही पैसा है जो लगा है, जो यही पैसा रहा है जो लग रहा है। अब आप अगर कांगड़ा को जाएंगे तो क्या शानदार डबल लेन बनेगी आपकी, ये तो बनी थी, इसका भी अभी काम चल रहा है, इस पे जालियां लगने का काम चला हुआ, वो इसलिए कि हमारी लैंडस्लाइड रुके। ये आपका 4 लेन उधर तक शिमला तक, उसका जोरों से काम चला हुआ। कभी आप सोच नहीं सकते थे कि हिमाचल में ऐसी सड़कें बनी। आज चंडीगढ़ से मनाली जाओ आप, तो शानदार, कोई भी जाता तो मेरे को बोल पाता यार बहुत अच्छी रोड। ये अलग है कि हिमाचल का इंफ्रास्ट्रक्चर कलैश हो चुका है, वो इस सरकार की गलती है, तो क्या करें। तो ऐसा मतलब अगर हिमाचल सरकार ये भी चल रही है तो सेंटर के पैसे से चल रही है। हेल्थ के ही हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट आ चुके हैं जो स्पेंड ही नहीं हो रहा, उनको पता ही नहीं लग रहा करे क्या। आप हैरान होंगे, नड्डा जी आए चंबा गए, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है हिंदुस्तान में, 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। उन्होंने वहां मीटिंग की, जो डीसी थे, सीएमओ थे, ये थे वो थे, उन्होंने कहा जी यहाँ डॉक्टरों का बड़ा अभाव है, यहाँ मशीनों का अभाव है, यहाँ पैरा जो मेडिकल स्टाफ है वो नहीं है। तो ये प्रॉब्लम सब जगह है, पर ये टोटल मिसमैनेजमेंट है, क्योंकि एचआरएम के थ्रू, रूरल हेल्थ मिशन के थ्रू इतना पैसा आया है जो वहां डिपॉजिट है, आके डिपॉजिट है, नीचे तक जाता ही नहीं हो। ये पता नहीं क्या इन्होंने कर दिया। जितनी भर्ती नर्सों की आउटसोर्स पे इसमें की या किसमें की, या पैरामेडिकल की, खैर कोरोना वाले तो निकाल ही दिए ना, जो कोरोना में भर्ती की कितने सालों बाद निकाले, पर जो पैसा अनस्पेंट जा रहा है वापस, और इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। अब ये क्या मोदी सरकार का वो उसको ब्लेम करें। ये तो हिमाचल सरकार में बेड़ा गर्क हो गया हुआ है। मैं आपको क्या बताऊं, एक एक जन परेशान है, एक एक आदमी परेशान है। मैं तो हिमाचल में बहुत टूर करता हूं, और चंबा का रहने वाला, जो खस्ता हालत। मैं सरकार में 45 साल रहा हूं, बड़ी मेरी वो लंबी राजनीति है। 20 साल की उम्र में मैं राजनीति में आ गया, और मैंने टाइम जयराम जी का भी देखा, शांता जी का भी देखा, और अपना वीरभद्र सिंह जी को भी देखा। और कभी ऐसी हालत हिमाचल में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। हमारा हिमाचल कम से कम 50 साल पीछे चले गया। मैं आपको बताऊं, दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी को परवाह नहीं, इंटरफेरेंस नहीं, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सारा फेल हो चुका है। ऐसे अफसर लगाए हुए हैं जो करप्ट है, सबको पता है करप्ट है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सस्पेक्टेड लिस्ट में है, जिसकी इंटेग्रिटी डाउटफुल होती है। वैसे ये हमारे राजनीतिक है, जिनको एक्सपीरियंस नहीं, पता नहीं, और एरोगेंट
एरोगेंसी और करप्शन। आप देखो विमल नेगी की मौत हुई, क्यों हुई? करप्शन की वजह से। किस लेवल पे करप्शन पहुंच गया? आजकल सीबीआई की जांच हो रही है, वो सारा निकालेंगे। HPCL तो ऐसा बन गया था जैसे गवर्नमेंट के राजनेताओं का कुछ एटीएम हो, इस हिसाब से। तो है तो दुर्भाग्यपूर्ण हमारी सिचुएशन, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। पर मोदी जी को मिलने गया मैं, तो मोदी जी ने कहा तो अगली दफा भारतीय जनता पार्टी की 60 सीटें आएगी। तो कहते कि ये तो सबको पता है, पर ये बताओ कि पटरी से प्रदेश कैसे लाएंगे? क्योंकि पटरी से उतर चुका है प्रदेश। ऐसी ऐसी बातें जो है ना, वो अब दुर्भाग्यपूर्ण हमारे वहां चलती है। अगर तो इसी तरह आप देखो कि 80 करोड़ लोगों को जो फ्री राशन मिल रहा है, वो भी पहली दफा इंडिया में हुआ कि फ्री राशन को 80 करोड़ लोगों को, जनता को मिल रहा है। और 4 करोड़ तो हाउसेज आए जो गरीब लोगों को। मेरे चंबा में इस बारी 2 लाख हाउसेज आए, 160 हाउसेज तो एक ही पंचायत में आ गए। तो ये जो हाउसेज का, इसके भी ऊपर जोर है। 15 करोड़ लोगों को टैप्ड वाटर मिला, नलके से। और हमारे जो फूड प्रोसेसिंग की कैपेसिटी है वो 9.3 बिलियन बन गई है। बहुत होता, आदमी को सोचना पड़ता है कि बिलियंस में बात हो रही है कि क्या हो गया। इसी से विकसित भारत बनेगा, इसी से उनकी सोच आगे बढ़ेगी। आप सेंटर में अगर किसी भी मिनिस्टर को मिले या जाए, इतना हार्ड वर्क है वहाँ, और इतना बोलबाला है मोदी जी की छत्र छाया में कि हर आदमी काम पे लगा, हर आदमी अपनी नई सोच पे लगा। और उनका रिपोर्ट कार्ड भी देखते हैं मोदी कि क्या रिपोर्ट कार्ड है। और इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलाना और बाहर के मुल्कों में हमारी एक मजबूत पहचान बने, ये शायद मोदी जी के अलावा हो नहीं सकता। मैं और भी थोड़े आपको बता, जो KCC का कार्डों का किया, वो भी रेवोल्यूशनाइज कर दिया हमारे फार्मर्स के, जो लोन ले रहे हैं और सब्सिडाइज दरों पे ले रहे हैं। हमारे जो 6000 डायरेक्ट जा रहा है किसानों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम से, वो भी लग दिया। और अगर मैं इस वक्त देखो, आप 7 करोड़ प्लस फार्मर जो है वो किसान क्रेडिट कार्ड भी कर रहे हैं। तो बहुत, कोई सोच भी नहीं सकता कि 7 करोड़ को डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम जा रही है, डायरेक्ट उनके खाते में पैसा जा रहा है। जिसको घर मिले उसका भी डायरेक्ट ही जा रहा है, ना DC को जाता ना BDO, नहीं तो उनके हाथ में लगेगा तो जाते जाते फिर वही रह जाएगा। तो अब डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम से हमारी जो भी स्कीमें है वो उस फायदे में जा रही है डायरेक्ट से। और आप देखो, सबसे बड़ा फैसला जो 33% रिजर्वेशन बिल पास किया है, जो 2029 में आ जाएगा। 2029 में की जो इलेक्शन होगी या उसके बाद की इलेक्शन होगी, उसमें 33%, इससे बड़ा और हमारी माताओं को, बहनों को सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन कहाँ मिल सकती है? क्योंकि 2029 की इलेक्शन में ये लागू हो जाएगा। तो असेंबली हो चाहे हमारी लोकसभा हो, इससे बड़ा क्या हो सकता है माताओं बहनों के लिए? बाकी तो आपकी हेल्थ की बात करो तो राइट फ्रॉम प्रेगनेंसी, जो कंसेप्शन टू डिलीवरी, सारी चीज मुफ्त है, सारी चीज हेल्थ के माध्यम से मुफ्त है। और इंसेंटिव भी मिलता है, वो भी उनकी स्कीम है। कभी सोचा था हमने कि ऐसा होगा? अब फेटियोसाइड रेट जो है, जो औरतों का और मर्दों का, ये भी जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ,
ये इस रेट में अभी मैंने लेटेस्ट स्टडी पढ़ी है कि इस साल की जो जनगणना होगी या उसका वो उसके ऊपर जो करेंगे सर्वे, तो वो लेडीज अब मर्दों से ज्यादा हो गई हैं। ये बड़ी अचीवमेंट है। पहले 800 से 1000 था ये रेशियो था, अब 1000 से 150 1000 प्लस 50 हो गई है। इसीलिए मर्द खतरे में आ गया। हाँ, मैंने आपको बताया ट्रिपल क्लास। सर आपने और थोड़ा होगी बड़ी बड़ी यार, इतने पेज है, 11 पेज है, उत्तर दे दिया। आयुष्मान भारत का यार 70 साल से ऊपर कोई भी किसी कैटेगरी का किसी आदमी का होगा, उसका इलाज मुफ्त होगा 5 लाख का। ये कभी सोच सकते थे हम क्या ऐसा होगा? हिमाचल का तो बेड़ा ही गर्क हो गया ना, इनका वो हिमकेयर भी फेल हो गया, और यह आयुष्मान भारत का जो पैसा आया वो ही नहीं दे रहे आगे, वो भी खत्म कर दिया। 90+10 रेशियो में आता है तो 10% भी नहीं दे सके। कितने सैकड़ों करोड़ पेंडिंग हो गया हॉस्पिटलों के बिल, और अब आपको पता लग गया कि पर्ची भी 10 रुपए की मिलेगी, टेस्ट भी आपके मुफ्त नहीं होंगे। तो ये क्या सरकार किस एजुकेशन, हेल्थ और रोड्स, ये 3 चीजें ऐसी होती हैं जो अगर किसी प्रदेश में इसकी लैकिंग हो, ये फ्री ना हो, तो उस प्रदेश का कभी भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। अब 200 स्कूल और बंद कर रहे हैं, पहले भी 600 स्कूल बंद किए थे, तो ये तो बंद करने की सरकार आई। इकोनॉमी अपलिफ्ट करेंगे तो क्या हुआ इकोनॉमी? अब तो 2.5 साल से ऊपर हो गए, कौन सी इकोनॉमी लिफ्ट की? कहाँ की है? अपनी की है जो की है, बाकी तो किसी को पूछा नहीं। बाकी तो कोई भी वर्ग इस प्रदेश में बता दे कि इस सरकार से जो हिताश नहीं है, कोई भी वर्ग। मेरे दोस्त कांग्रेसी भी हैं, मेरे दोस्त भाजपा के भी हैं, मैं तो जहाँ टूर पे जाते हैं सारा मिलने आते हैं मेरे, है ना? तो सब जगह ही बोलते हैं कि जी सरकार का कब जाएगी ये सरकार, कब तक नहीं जाएगी। मैंने कहा 5 साल तो भुगतो, क्या करना है। पर अब अति होगी, लोगों की अति होगी है। और जो गरीब आदमी है, चलो हर आदमी प्रोफेशन में तो है कुछ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हिमाचल में हिंदुस्तान से सबसे ज्यादा हो गया है। हमारे बच्चों को नौकरी ही नहीं, जो नौकरी इंटरव्यू दिया उसका रिजल्ट नहीं। कोई इधर बैठा हुआ है थाड़ पे, कोई शिमला में बैठा हुआ है, कोई चंबा में बैठा हुआ है, हर चीज हड़ताल पे बैठे हुए। और ज्यादा से अब ये भी टाइम आने वाला है कि बिजली बोर्ड के भी दफ्तर बंद हो जाएंगे, पता नहीं बिजली मिलनी कि नहीं मिलनी। कहाँ 300 यूनिट फ्री देने हैं, और अब ये हालत हो रही है कि 1 यूनिट फ्री नहीं है और बिजली बोर्ड बंद होने को आ रहा है, सिर्फ खाने के धंधे बढ़ गए। हाँ, यही है। तो मतलब जितनी संस्थाएं थी ना, वो सारी बुरा हाल कर दी, और जितने हमारे वर्ग के लोग थे उनका भी बुरा हाल कर। तो बाकी तो आपको, और सबसे बड़ी चीज इस बारी बजट में जो आई, वो आई जो आम आदमी के लिए बजट का जो 12,75,000 रुपया फ्री कर दिया कि इसके ऊपर जो, इसके नीचे जो इनकम होगी वो आपकी फ्री होगी। कभी सोच सकता था यार 5 लाख से 12,000 हो जाएगी, है? तो ऐसी ऐसी बड़े जो कदम है इन्होंने उठाए, तो हमारे डिफेंस सेक्टर में तो अद्भुत तरक्की हो गई है। ये जैसे जो हमारी कैपेबिलिटी अभी पाकिस्तान में देखी है आपने, ये अब सारे नेबरिंग जो है स्टेट जो कंट्रीज है, पता लग गया सबको, और ऊपर भी पता लग गया कि इनका बोलबाला कैसे। अब जब हम वर्ल्ड की 3rd नंबर पे आ जाएंगे इकोनॉमी में, तो आप खुद सोच सकते हैं एक्सपोर्ट्स 100% बढ़ गई है। किसी भी फूड प्रोसेसिंग में ले लो, डिफेंस में ले लो, वैक्सीन में ले लो, दवाइयों में ले लो, हर चीज में इस वक्त इकोनॉमी खुल गई है। जो भी अपना
लोग जो अपना काम करना चाहेंगे, स्टार्टअप करना चाहेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीमें हैं, स्टार्टअप हो रहे हैं, लाखों में हो गए स्टार्टअप और सब्सिडाइज रेट पे उनको पैसा मिल रहा है, लोन भी इजीली मिल रहा है। तो अदरवाइज बैंक तो थोड़ा अपने आप को रोक लेते हैं, अदरवाइज बैंकों को ये हिदायत है कि इतना टारगेट मीट करना आपने, अगर नहीं किया तो तुम्हारा जो है वहाँ हेड ऑफिस में या कहीं है खींचातानी होगी। तो डर भी है ना मोदी जी का, जो मोदी जी ने कह दिया वो करना है, मोदी है तो मुमकिन है, ये बात है, और मोदी है तो काम करना पड़ेगा, ये बात है। अब इतना कंसर्न इस चीज में है तो मैं समझता हूँ इससे आपको दिया है वो पैम्फलेट, उसमें सारी स्कीमें कोई उसमें हिदायत है। मैं समझता हूँ कि इससे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर रहा हूँ सर, और धन्यवाद। आपने भ्रष्टाचार की बात की यूपीए सरकार की कि 5 स्टार कल्चर था, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा था। तो पिछले दिनों मुख्यमंत्री का भी एक बयान आया था कि भ्रष्टाचार की वो बात कर रहे हैं जिनका निर्वाचन ही भ्रष्टाचार के आधार पे हुआ। क्या हुआ, हमारा क्या हुआ, क्या भ्रष्टाचार के कोई हमारे पे रोप है? एक भी FIR नहीं है हमारे पे, ना ही हमने किया। हमने तो नौकरी दी डट के, नौकरी दी डट के। मेरे चंबा में ही 11,000 नौकरी दी है मैंने, और हिमाचल में तो बहुत दी है जो पक्की नौकरी है। मेरी नौकरी की वजह से इंक्वायरियां चली कि इसने लड़कों को अंदर कराया और ज्यादा करा दिया। मैं बैंक में था तो मैंने 2,000 आदमी लगाया। यार नौकरी देना गुनाह है किसी को? किसी ने कहा कि ये एक भी प्याला पिया हो जाएगा, कि इंक्वायरी करा ली इन्होंने, क्या निकला उसमें जबरदस्ती। सर तो कांग्रेस छोड़ने के पीछे भ्रष्टाचार ही एक बड़ा कारण था आपके? मैं बताऊं, कांग्रेस छोड़ने के पीछे भविष्य कुछ नहीं है कांग्रेस में, और वहाँ जो है भविष्य कुछ नहीं है कांग्रेस में। ये कारण है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था और लीडरशिप कोलैप्स था, वो अभी भी कोलैप्स है। सर पार्टी का भविष्य नहीं कि नेताओं का भविष्य नहीं जो उसमें? नहीं, पार्टी का भी विषय नहीं, नेताओं का भी कोई भी विषय। भाजपा में आके आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं? बिल्कुल, मेरे को राज्यसभा मिल गई, मैं कंफर्टेबल हूँ, मेरे यार दोस्त है सारे, और मैं इनके साथ, हम छोटा प्रदेश है ना, हम बड़े हुए नहीं के साथ हुए। तो ये थोड़ा कोई किसी भाजपा में या कोई कांग्रेस में है तो कोई मुक्काबाजी करनी है, सारे तो अब क्लास फेलो हैं। तो मैं और नड्डा जी पहली दफा MLA इकट्ठे बने थे 93 में। महाजन जी, आपने कांग्रेस से राजनीति शुरू की और बहुत छोटी एज से की, और उसी कांग्रेस ने आपको मंत्री पद तक पहुंचाया, पूरे प्रदेश में आपको हमने पहचान भी जवानी दी अपनी। आज आप उसी कांग्रेस को बोल रहे हैं हमने कि कोई भविष्य नहीं है इसमें, उसको ताकत देने की पूरी कोशिश की। मैं जब स्टेट यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, सबसे एक्टिव हिंदुस्तान में था, और सबसे पता नहीं 16 के कितने लड़के थे मेरे साथ जो अभी में। तो ऐसा क्या हो गया कि रातों रात ये कांग्रेस क्लैप्स बदल हो गई? गया ना ढांचा। राहुल गांधी जी जब से आए तो मैं तो सैकड़ों दफा उनसे मिला, कोई गौर ही नहीं करते, कोई मोबाइल पे लगे हुए हैं। फिर अच्छा देखो, देखना क्या, 1 महीना 1 साल हो गया कांग्रेस पार्टी को डिसॉल्व हुए हिमाचल में। बड़ी दोबारा ऐसी पार्टी में रहना, और हम यहाँ खुश हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, 24 घंटे चलने वाले लोग हैं। बीजेपी के एक दिन भी फ्री नहीं रखती आपको, तो मजा आता है ना काम करने में। 11 साल में रोजगार कितने दिए उसका जिक्र नहीं किया आपने, उसके बारे में कुछ बता दीजिए। क्यों रोजगार मेले किए मोदी जी ने, हजारों इसके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, उसमें हजारों जो रोजगार है उसमें मिले, हजारों में लाखों में मिले। जब भी एक मेला करते हैं लाख से ऊपर होता है, और प्राइवेट फर्मों में जो गए उसके मेले थोड़ा होते हैं जो बार बार जाते हैं आप। प्राइवेट फर्म में क्यों आई? क्योंकि हमारी इकोनॉमी ओपन होगी, तभी प्राइवेट फर्मों का जो है बड़ा अस्तित्व बढ़ा। माजन जी, आपने जैसे बोला 11 साल बेमिसाल, ये आप बोल रहे हैं लेकर चल रहे हैं, तो इसमें एक नोटबंदी भी आई थी। नोटबंदी का मुख्य उद्देश्य ये था कि टेररिज्म के ऊपर रोक लगेगी और हमले नहीं होंगे। लेकिन अभी वर्तमान में जो लोग हैं, लोगों ने विश्वास किया और जम्मू कश्मीर घूमने भी गए, लेकिन उन पर हमला हुआ, निर्दोषों की जान गई, और फिर उसके बाद में हमने बदला लिया, वो अलग बात है। लेकिन हमला करने की हिम्मत वो आतंकवादियों में रही। दूसरा ये कि महंगाई
बहुत ज्यादा चरम पर पहुंच गई है। महंगाई का भी एक मुद्दा यहाँ पर है। तो ये कहीं ना कहीं उपलब्धियों के साथ में इस तरह की जो चीजें हैं जिससे आम व्यक्ति भी इफेक्ट हो रहा है। ऐसे भाई साहब कि जो आम आदमी है ना, उसकी इनकम तो बड़ी है, चाहे वो सरकारी नौकर हो चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो। आप खुद देख लो, एक दिहाड़ीदार कितना लेता था, 300 रुपये। आज क्या ले रहा है, 700-800 रुपये। आप बिहारी को देख लो, यहाँ देख लो 100। एक आदमी वो मजदूर महंगाई की वजह से है, तो फिर इसी का तो है, ये इसी का तो है नतीजा। पर कैपिटा इनकम में जो पर कैपिटा इनकम बड़ी है, बांग्लादेश से पीछे है सर। चाहे पीछे हो चाहे आगे हो, पर हमारी पर कैपिटा इनकम बड़ी है। एकदम जो 25 करोड़ आप बोल रहे हैं गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, वो उनमें 80 करोड़ में से जिनको फ्री का राशन मिल रहा है? नहीं, या अदर्स में से? ये आदर्श में से। अदर्स में से मतलब 80 करोड़ अभी जो दे रहे हैं फ्री का हाँ, वो तो चला हुआ है यार। 80 करोड़ आप इमेजिन करो कि 80 करोड़ आदमी को